हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद कर लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, काफ़ी अच्छे से आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी चल रही होगी। सो आज से मैं यहाँ पे एक न्यू सीरीज चालू कर रहा हूँ जो कि हमारा है FTR सीरीज, यानी कि फाइनल टच रिवीजन। अब ये इसलिए है क्योंकि मैंने अभी तक देखो आप लोगों को सजेशंस आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दिया है, और जो सजेशंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया वो गारंटेड सजेशन है कि वहाँ से तो 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस के आंसर्स मांग रहे हैं जो सजेशंस मैंने दिए उनके बारे में। तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि आंसर्स मैं रेडी नहीं कर पा रहा हूँ, एक्चुअली में थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स में थोड़ा फंसा हूँ उस वजह से। ओके, बट उसका मैं आंसर्स आप लोगों को दे दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि राइटिंग फॉर्मेट में आपको वेबसाइट में मैं आंसर आपको दे दूँ। बट फिलहाल ये जो FTR सीरीज हमारा होने वाला है, जिसमें आज तो हम न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, फिजिकल साइंस की, तो आपका न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो जाएगा। आपको ये जो न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूँ, आपको ये न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने, उसके बारे में आगे हम लोग बात कर लेंगे। उससे पहले ये है कि भाई आगे जो हमारे और भी जो वीडियो आएंगे सीरीज में, उसमें मैं आपको वीडियो में ही उन सारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशंस होगा, जो मैंने सजेशंस पे दिए हुए हैं, वो आपको मैं अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, और राइटिंग फॉर्म में ही मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ वेबसाइट पे। ओके, सो ये हो गई हमारे फ्यूचर की बात। फिलहाल हम बात करते हैं आज की। तो देखो, ये हमारा एक सजेशन है फिजिकल साइंस में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में। सो आपका सबसे पहला सवाल होगा, क्या सर ये 100% सजेशन यहाँ से क्वेश्चन आएंगे? तो देखो यार, न्यूमेरिकल में ना मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं यहाँ से ही वो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। बट मैं एक चीज़ की मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ कि जितने टाइप्स के मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इसी टाइप्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो जितना टाइप्स का यहाँ पर है, मैंने टोटल 30 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, जो आपका सारे चैप्टर से इंक्लूड करता है। लाइट चैप्टर भी इसमें है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी हमने ले रखा है, केमिकल कैलकुलेशन का भी है, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ यानी कि बिहेवियर ऑफ गैसेज जो चैप्टर है, वहाँ से भी हमने क्वेश्चन पिकअप किए हैं। और ये क्वेश्चंस वही हैं जो ऑलरेडी हमारे टेस्ट पेपर्स में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो और जो PYQs यानी कि जो लास्ट ईयर हमारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो भी कुछ मैंने इंक्लूड किया है। सो अगर आप इन सारे टाइप्स के क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हो, देन एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजिली बना लोगे, क्योंकि इतने ही टाइप्स होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन घूमते रहते हैं। तो आपको एक्चुअल में यहाँ पे ना कंसेप्ट समझना होगा। ये भरोसा में नहीं रहने कि भाई जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ क्या वही आ जाएगा, आगे आ गई तो बहुत अच्छी बात है, मैं दुआ करता हूँ कि भाई जो मैं करा रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन आ जाए। बट ऐसा कोई गारंटी नहीं दिया जा सकता है न्यूमेरिकल पोर्शन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो आपको क्या करना है ना, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। और यहाँ पे टोटल मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें से 14 या 15 क्वेश्चन मैं आपको अभी सॉल्व कराऊंगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर उसको ऑलरेडी लिस्ट भी कर रखा है सॉल्व करके। बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे 14-15, वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। क्यों? क्योंकि 15 क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा डिफरेंट टाइप्स का, अब बाकी जो 15 क्वेश्चन है वो उसी टाइप्स का क्वेश्चंस दिया है, तो जब खुद आप बनाओगे खुद से तो वो आपको अच्छे से और क्लियर कर देगा आपका कंसेप्ट। और एनी हाउ अगर मान लो वो क्वेश्चन अगर आपसे ना बन पाए, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता देना कि सर मुझे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है भैया, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे सोल्यूशंस आपका अपडेट कर देंगे, कोई इशू नहीं है उससे। बट पहले आप एक बार अपना ट्राई जरूर दीजिएगा, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं बनता है फिर आपके प्रिपरेशन का, अगर आप खुद एक बार ट्राई नहीं देते हो। चलो बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे, यानी कि हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये आपको PDF मिलने वाला है, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसके 10-15 मिनट के अंदर ही वेबसाइट पे भी आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ PDF हमको लाइन से टोटल आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हम समझते हैं पहले। ये जब मैं वीडियो बनाऊं, आप PDF ले करके, ओके, PDF आप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद इसको आप वीडियो देखना स्टार्ट करना। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन बोला जाता है कि दो इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे पास है, एक का रेटिंग हमारा 240 वोल्ट और 400 वाट है, और एक का रेटिंग हमारे पास यहाँ पर 220 वोल्ट एंड 800 वाट है। और हमसे ये सवाल सिंपली पूछा गया कि भाई हमें ये बताना है कि दोनों में किसका फिलामेंट थिकर होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए ना कि आपका फिलामेंट थिकर किसका, वो पता करना है, तो देखो सिंपल है, द थिकर फिलामेंट कॉरस्पॉन्ड्स टू द बल्ब विद द लोअर पावर रेटिंग फॉर द सेम वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज आपका सेम बात कर रहा है, तो जिसका भी हमारे पास पावर कम होता है ना, उसके पास ही ज्यादा मोटा या ज्यादा थिकर फिलामेंट होता है। सो इस केस में अगर आप पावर निकालोगे फॉर्मूला से, तो 240 वोल्ट और 400 वाट जो हमारा है, इसके पास ही हमारे पास कम यहाँ पर आएगा, तो इसका ही हमारे पास जो फिलामेंट है थिकर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपके पास ऐसे लिख के आना है। देन हमारे पास क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि 40 ग्राम हमारे पास जिंक है, 40 ग्राम जिंक को हमने यहाँ पर रिएक्ट कंप्लीटली विद सफिशिएंट हाइड्रोजन सल्फाइड एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, जिंक को हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट किए हैं, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन जिंक सल्फाइड भी बनेगा, तो हाइड्रोजन कितना बना वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ आप देख लो मैंने लिख रखा है, मास ऑफ जिंक आपका होता है इतना, मोलर मास ऑफ जिंक कितना होता है
ये एम और बगल में जो जेड है यानी कि मोलर मास ऑफ जिंक का ये सिंबल है, ठीक है। सो मोलर मास ऑफ जिंक आपका इतना होता है। देन केमिकल बैलेंस इक्वेशन हमारा ये होता है, जब जिंक और हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन होगा तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन भी निकलता है। सो इक्वेशन से हमें एक चीज समझ में आता है कि भैया फ्रॉम द इक्वेशन वी कैन सी दैट द मोलर रेशियो बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोजन इज 1:1, यानी कि एक जिंक से आपका एक यहाँ पे बन रहा है, तो 1:1 क्या है, देख लो 2 पीस जिंक था, 2 पीस हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन बन रहा है। ओके, आगे देखते हैं। तो 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो यहाँ पे हम सिंपल निकालेंगे, कैलकुलेट मोल्स ऑफ जिंक यूजिंग इट्स मोलर मास। तो मोल्स निकालते हैं जिंक का, तो मोलर बाई मोलर मास। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया, मास बाई मोलर मास होगा, ठीक है, मास बाई मोलर मास होता है मोल्स निकालने का फॉर्मूला। तो मास 40 ग्राम दिया गया है, मोलर मास 63.5 ग्राम है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 0.63 मोल समथिंग। तो चूंकि 1 मोल से वो 1 मोल बन रहा है, तो यहाँ पर अगर 0.63 मोल जिंक है तो हाइड्रोजन भी 0.63 मोल ही प्रोड्यूस होगा। होप सो यहाँ तक आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद नाउ कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड यूजिंग द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अब कितना मास बना है वो हम निकालेंगे। तो मास ऑफ हाइड्रोजन H2 2 ग्राम पर मोल। अब देख लो 1 मोल में तो H2 ले रहे हैं, मतलब 1 मोल में 2 पीस हाइड्रोजन है हमारे पास, और हमारे पास 1 मोल हमने मोल निकाल रखा है 0.63 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमें पता चलेगा 1.26 ग्राम हमारा मास यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, देखो लास्ट मैंने सेंटेंस बना के भी लिखा है, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड व्हेन 40 ग्राम्स ऑफ जिंक रिएक्ट्स कंप्लीटली इज अप्रोक्सीमेट 1.26 ग्राम हो। इस तरीके से आपको आंसर फॉर्मेटिंग करके आना एग्जाम में, ताकि आपका मार्क्स ना घटे। हमें लास्ट वीडियो में बता रखा है, जहाँ पे मैंने एग्जाम में कैसा वो कॉपी प्रेजेंट करना वो चीजें बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है आप जाकर के वॉच कीजिए, क्योंकि उसमें इस तरीके की चीजें आपको और अच्छे क्लियर ढंग से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल ये बोला गया है भैया हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट है हैज बीन अलाउड टू पास ऑन 63 ग्राम ऑफ रेड हॉट आयरन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एट STP प्रोड्यूस्ड अवे डाटा गिवन Fe। अब ये जो डाटा है थोड़ा अजीब तरीके का डाटा क्वेश्चन में दिया गया था, बट ठीक है फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे जहां तक हो पाएगा। तो हमें ना वॉल्यूम टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन 63 ग्राम्स ऑफ रेड हॉट आयरन रिएक्ट्स विद Fe। ओके, जब रिएक्ट हो रहा है आपका तो यहाँ पे रिएक्शन ऐसा बनेगा, एक मिनट, यहाँ पर जो रिएक्शन है वो एक्चुअल में रिएक्शन थोड़ा सा हमारा यहाँ पर यस यहाँ पे छोटा सा चीज मिसिंग है। एक्चुअल में यहाँ पर होगा हमारा Fe, हमें यहाँ पे मेंशन करना था, जो हम थोड़ा सा लिखना भूल गए यहाँ पे, एक्चुअल में मिस हो गया, ठीक है। फाइनल जो PDF आपको मिलेगा वहां पे ऐसे मिस्टेक्स नहीं रहेंगी। Fe प्लस H2O का रिएक्शन होता है तो Fe3O4 और H2 बनते हैं, पूरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जो आपको ध्यान रखना है। ओके, देन इसके बाद हम यहाँ से क्लियर ये चीज देख सकते हैं, दिस इक्वेशन इंडिकेट्स दैट 3 मोल्स ऑफ आयरन रिएक्ट विद 4 मोल्स ऑफ वाटर। 3 मोल्स हमारा जो आयरन का है यहाँ पर 3Fe होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा रिएक्शन ऐसा है 3Fe एंड देन प्लस में 4H2O है, उसके बाद हमारा वो बनेगा। तो हमें इतना क्लियर समझ में आता है कि भाई जो 3 मोल Fe है उससे हमारा 4 मोल हाइड्रोजन का बन रहा है। तो हम यहाँ से अब कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए अब यहाँ से हमने वही सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। मास ऑफ आयरन निकालना है 63 ग्राम, वो ऑलरेडी गिवन रहेगा। मोलर मास आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, फिर वो भी ब्रैकेट में गिवन रहता है, ठीक है। और कैलकुलेट द मोल्स ऑफ आयरन, अब यहाँ से हम लोग मोल्स ऑफ आयरन निकालेंगे, तो आयरन का मोल्स निकालने के लिए उसका मास लेना है, देन मोलर मास उसको डिवाइड कर देना है। तो मास 56 ग्राम, इससे डिवाइड करेंगे इतना आएगा 1.125 अप्रोक्स आएगा। ये जो सिंबल हमारा इस्तेमाल किया है इसका मतलब होता है अप्रोक्स, ठीक है। इसके बाद हमने चूंकि पता चल गया कि 1 मोल से 4 मोल बन रहा है, तो अगर Fe इतना है तो हाइड्रोजन इसके 4 गुना बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया 4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर को, तो हमारे पास आया 4.5 मोल। तो हमारे पास 4.5 मोल यहाँ पे हाइड्रोजन बन रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम सिंपल करेंगे, नाउ वी कैन यूज द आइडियल गैस टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हमें वॉल्यूम पता करना, वॉल्यूम निकालने के लिए हम आइडियल गैस यूज करेंगे एट STP। यहाँ पे हमारा PV = nRT यूज होगा, क्योंकि प्रेशर 1 atm दे रखा है हमारा, नहीं अगर 1 atm नहीं भी दे रखा है, चूंकि STP का केस हमने बोल रहा है हमारे सवाल में, इसलिए हम लोग इसको 1 atm लेके चलेंगे। R का वैल्यू हमारा इतना ही होता है। टेम्परेचर हमारा STP पे 273 केल्विन या फिर 273.15 केल्विन, दोनों सेम होता है। ओके, एग्जैक्ट ये होता है, हम लोग अपनी सुविधा के लिए 273 केल्विन हम लोग लेते हैं। देन हमारे पास देखो यहाँ पे इक्वेशन में चूंकि वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ पे nRT/P हो जाएगा, nRT/ डिवाइड बाय P। सबका वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो वॉल्यूम हमें मिलने वाला है 10.58 लीटर। तो ये हमारा हो गया पूरा सॉल्यूशन। होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं। एक्चुअल में यहाँ बोला लेट्स डिनोट द रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है,
बोला जा रहा है कि दो रजिस्टर है हमारे पास, जिसको हम जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 7 ओम आता है, पैरेलल में कनेक्ट करने पर हमारा वो 12/7 आता है। ओके चलिए, तो हम मान लेते हैं एक R1 एक R2 है, गिवन इन्फॉर्मेशन यही है। सीरीज में हमारा R1 प्लस R2 7 ओम आएगा, पैरेलल में हमारा ये हमने लिखा है 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 12/7 ओम आएगा हमारे पास, ओम इनवर्स। देन अब हम क्या करेंगे, दोनों का हमें सॉल्व करना होगा एनी हाउ। लेट्स सॉल्व फॉर द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 R2। यहाँ R1 प्लस R2 बराबर 7 ओम है। सिंस वी हैव अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशंस वी कैन सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। जैसे हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। पहला इक्वेशन ये हो गया। अब हम लोग देखो यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 1/R1। पहले इक्वेशन को 1/R1 से मल्टीप्लाई कर दो एंड द सेकंड इक्वेशन को हम लोग 1/R2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक कुछ ये बचेगा, 1/R1 मल्टीप्लीकेशन में 7 आएगा, यानी R2 प्लस R1 हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू में 7/R1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे। तो कुछ ऐसे हमारे पास होता था ना 4x प्लस 3y करके, ऐसा इधर हमारे पास अगर 3x प्लस 4y है, 8 क्लास में 9 क्लास में ऐसा होता था साइमल्टेनियसली। तो हम क्या करते थे, इस इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई, उससे क्या हुआ कि ये भी 3 चौके 12 हो गया, ये भी 4 12 हो गया। तो 12x हम लोग क्या करते, फिर सब्ट्रैक्ट करते थे तो 12x माइनस हो जाता था। सेम वही प्रोसेस मैंने यहाँ पे फॉलो किया है बनाने के लिए, इजी था इसलिए। तो यहाँ से हमारे पास R1 का वैल्यू आ जाता है 1 ओम, बाकी फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरा हमारा 6 ओम हो जाएगा। होप सो ये समझ में आ गया हो, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे क्या है। ये हमारा रिलेट करता है बॉयल्स लॉ के आसपास जाएगा। बोल रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमारे पास, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर, अब प्रेशर कांस्टेंट है मतलब ये बॉयल्स लॉ यूज नहीं होगा, चार्ल्स लॉ यूज होगा। कांस्टेंट हमारे पास है 0 डिग्री से, इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री है, उसके बाद फाइनल टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है 35, और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम द एब्सोल्यूट टेम्परेचर द अबव डाटा। ओके, यहाँ पे भी सवाल थोड़ा सा अधूरा दिया गया था टेस्ट पेपर में, तो यहाँ पर हम लोग चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग यूज करेंगे V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये सब हमने लिख रखा है आपकी सुविधा के लिए, आप पढ़ लेना उसको, क्या क्या सिंबल्स का मीनिंग क्या है। ये डिनोट कर दिया हमने, T1 हमारा इनिशियल टेम्परेचर हो गया, T2 हमारा फाइनल हो गया, वो भी केल्विन में। तो T1 हमारा दे रखा है 0, T2 हमारा इतना है, इसको हमने केल्विन में चेंज किया 273.15। आपका सवाल हो सकता है सर क्या 273.15 ही लिखना जरूरी? नहीं, अगर आप सिर्फ 273 भी लिखते हो प्लस कर दो 0 तो भी आपका सही होता है, बट अगर आप 273.15 है ये एक्चुअल में एग्जैक्ट वैल्यू होता है केल्विन का, इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है, मेरी आदत है मैं इसको ऐसे ही लेकर के बनाता हूँ, बट अगर आप यूज नहीं करते हो तो भी सही है, आप 273 ही ले लो आसानी के लिए अपनी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सो उम्मीद है आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें। नाउ वी कैन यूज चार्ल्स लॉ टू फाइंड रिलेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम। तो हमें तो फाइनल वॉल्यूम ही पता करना है एक्चुअल में, इनिशियल वॉल्यूम का यहाँ पे कोई वैल्यू दे नहीं रखा है, वो सिर्फ इतना बोला इट्स वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, बस वो इंक्रीज करिए, तो फाइनल वॉल्यूम का तो एक्सप्रेशन यही बनेगा। हमने यहाँ पे देखो T1 पुट कर दिया, T2 पुट कर दिया, अब यहाँ से हम V2 का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं अगर हमें V1 पता होगा तो। ये एक्सप्रेशन है, हमें यहीं पर आकर के आंसर छोड़ देना है। अगर हमें यहाँ पे V1 का वैल्यू देता है कि इनिशियल वो कितना है, तो हम यहाँ से V2 निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं निकाल पाएंगे। या फिर एक चीज और इसमें किया जा सकता है कि V0 पर किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होगा, ये 1/273 ऐसा माना गया है, तो हम 1/273 यहाँ रख करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ऐसा माना गया कि भैया V0 पे 1/273 वॉल्यूम होने वाला है, तो वो भी, लेकिन वो करना मत, यहाँ तक ही छोड़ देना आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 6 नंबर। वो बोला जा रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 4.4 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर। ठीक है, सो टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 4.4 ग्राम्स ऑफ CO2 गैस एट 75 सेंटीमीटर Hg प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वी कैन यूज द आइडियल गैस लॉ। क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे, मैंने बताया था आपको, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दे दे, प्रेशर का बात कर रहा है, टेम्परेचर का बात कर रहा है, एंड देन हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है, तो R तो हमको ऑलरेडी पता है, हम यहीं से निकालेंगे। बाकी कौन सा नोटेशन किस काम का हमने लिखा है, R का वैल्यू लिख रखा है, ये आपको याद होना चाहिए 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। ठीक है, सबसे पहले हमने टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में चेंज कर लिया, ये हमने अरेंज कर लिया, वॉल्यूम यही निकलेगा nRT/P, बस सिंपल है, वैल्यू पुट करते चले जाइए और आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देख के इसको डरिएगा मत कि क्या लिखा है, ये एक्चुअल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, वो मैं निकालिए। एक्चुअल में जो यूनिट होता है ना लीटर डॉट ATM, तो एक्चुअल में मैं डॉट वहां पे डाल रहा था, बट बार बाय मिस्टेक MS वर्ड में कुछ प्रॉब्लम था, वो क्या हो रहा था, डॉट को ना वो C.P करके बार लिख दे रहा है जगह जगह पर, तो मैं वहां पे एक्चुअल में डॉट डाल रहा था फॉर्मूला में, बट वो डॉट इसमें कन्वर्ट हो जा रहा था, सो एक्चुअल में वो डॉट है। ठीक है, तो बस यूनिट लिखा है उसका, उससे डरने की जरूरत नहीं। बाकी जब हम सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, तो हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम इतना आ जाएगा जो हमारा आंसर होने वाला है।
Therefore, the volume of 4.4 grams of CO2 gas at 75 centimeter Hg pressure एंड इतना डिग्री टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 0.3286 लीटर हमारे पास आएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वेपर डेंसिटी से रिलेटेड है, बोल रहे हैं कि ए और बी गैस हमारा है प्रोड्यूस टू फ्लोइंग। ओके, ए और बी रिएक्ट किया, इस तरीके से रिएक्ट किया कि 2A प्लस बी हमारा दे रहा है 2C। ए बी सी तीनों कोई गैसेस है हमारा, और ए और बी का जो हमारा ए का वेपर डेंसिटी 32 दिया गया है और बी का वेपर डेंसिटी हमारे पास 16 है, तो सी का हमें पता करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा इसको। काफी सिंपल क्वेश्चन है, बट इसको एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए एंड देन इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन इस पर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मोलर वेट होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा वेपर डेंसिटी का वी छूट गया। सो वेपर डेंसिटी जो है वो मोलिकुलर वेट का डबल होता है, इसको हम लोग यहाँ यूज करेंगे। सो गिवन हमारे पास वो लिखा गया है फॉर गैस ए, तो गैस ए के लिए हम क्या करेंगे, देखो डी ए वेपर डेंसिटी ऑफ ए। देखो यहाँ पे जो वेपर डेंसिटी डी होता है ना, तो यहाँ पे मेरा सिर्फ डी लिखा हुआ है, डी फॉर डेंसिटी। सो डेंसिटी ऑफ ए हमारा क्या होगा, 2 टाइम्स होगा उसका मोलिकुलर वेट का। तो 32 हमने यहाँ लिखा, मोलिकुलर वेट ऑफ ए बाई 2 हमारे पास आ गया। ओके, देन मोलिकुलर वेट ऑफ ए कितना आएगा 64, क्योंकि 32 तो उसने ऑलरेडी दे रखा है। उसी तरह गैस का बी गैस का हम निकालेंगे तो उसका हमारे पास 16 दिया हुआ है ना, मोलिकुलर वेट 16 दिया हुआ, अब वेपर डेंसिटी इसके डबल होगा तो 32 आ गया इसका। अब यहाँ इक्वेशन पे देखो क्या बोला जा रहा है, इक्वेशन सिंपल बोल रहा है भैया इसके 2 टाइम्स में। Now looking at the chemical reaction, we can see that 2 moles of gas A react with 1 mole of gas B to produce 2 moles of C. 2 मोल बनेगा। Therefore, the molecular weight of gas is twice the molecular weight of gas A. So A का जितना भी है उसका डबल C का होगा। तो A का मोलिकुलर वेट हमने कितना निकाला 64, इसका डबल होगा 128, यानी कि C का मोलिकुलर वेट आएगा 128। अब जब C का मोलिकुलर वेट 128 आ गया है तो उसका जब हम आधा कर देंगे तो वो हमारा वेपर डेंसिटी आ जाएगा। बस सिंपल यही काम करना, मोलिकुलर वेट आ गया, वेपर डेंसिटी निकाल लो, बहुत आसान चीज है। आगे देखते हैं, इसलिए इसका वेपर डेंसिटी हो जाता है 64। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, बोल रहे 40 ग्राम्स ऑफ मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम एट अ हायर टेम्परेचर टू प्रोड्यूस 28 ग्राम्स ऑफ मेटल एंड 25.5 एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड इन ग्राम्स फॉर द अबव रिएक्शन। अब ऐसा हमारे पास है कि कोई एक मेटल ऑक्साइड है, उस मेटल ऑक्साइड को हमने मान लिया एक्स से डिनोट कर दिया, वो रिएक्शन कर रहा है एल्यूमिनियम के साथ और बना रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हमें यहाँ पे ये पता करना है कि कितना एल्यूमिनियम हमें जरूरत होगा इस रिएक्शन को कराने के लिए, ठीक है। वो तो हम तभी बता पाएंगे जब ये पता चले कि भाई ये एक्स है क्या, उसका पहले हमें स्टैंडर्ड निकालना होगा। ये बैलेंस इक्वेशन है 3x प्लस 4al एंड 2al2o3। ओके, Al2O3 ये लिखा है आपका यहाँ पर, और 3 मोल्स ऑफ एक्स का है। सो गिवन दैट 40 ग्राम्स ऑफ एक्स रिएक्ट विद, वो सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, वी कैन सेट अप अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू फाइंड द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड। सबसे पहले एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड उसका नंबर ऑफ मोल्स पता करते हैं कितना है, क्योंकि इनका हमारे पास गिवन मास हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, 25.5 ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड वहाँ पे बन रहा है, ठीक है। सो मोलर मास इज द सम ऑफ द मोलर मासेस ऑफ एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। Al2O3 का निकालना है तो पहले एल्यूमिनियम का निकाल लो, फिर ऑक्सीजन का निकालो, दोनों को जोड़ेंगे तो Al2O3 का आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास उसका जो मोलर मास आता है यहाँ पर ऐड करके, तो हमने यहाँ पे निकाल के रखा है, टोटल यहाँ पर आएगा। देन एट द एंड जब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे Al2O3 का तो 0.25 आएगा। क्यों? क्योंकि 102 ग्राम आएगा Al2O3 का हमारे पास, ये आपका 102 ग्राम आपका उसका देखो मोलर मास आने वाला है। इसके अलावा गिवन मास जो हमारा है 25.5, उससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25 मोल, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं। सो फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन वी कैन सी दैट 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे दिख रहा है कि 4 मोल हमने ले रखा है एल्यूमिनियम, 4 पीस एल्यूमिनियम हमने लिया है, तो 2 पीस Al2O3 हमारा यहाँ पे बन रहा है। ओके, अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे देखते हैं देयरफॉर द मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आर हाफ ऑफ द मोल्स ऑफ Al2O3। तो एल्यूमिनियम का जो मोल है इससे आधा होगा, ठीक है। इसका 2 हिस्से से इधर 4 हिस्सा ना, हमने 4 पीस लिया इधर, तो उधर 2 पीस बना है, तो ये वाला तो इससे आधा ही हुआ। ओके, आगे देखते हैं। सो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हमारा कितना हो गया यहाँ पर 0.25 पर 2 मोल्स, ओके। एंड देन मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हमारा यहाँ पर आ गया 0.125 मोल, क्योंकि हमने रिलेशन यहाँ पे सिंपल लिया कि भैया उल्टा कर दिया ना हमने। हमें पता चला कि 2 मोल Al2O3 से 4 मोल बन रहा है, तो 1 मोल से कितना बनेगा 4/2, ठीक। तो यहाँ से हमने निकाल लिया ऑलरेडी, और इसका जो हमारा मोल था Al2O3 का वो हमने निकाला 0.25, तो 0.25 डिवाइड बाय 2 ये आ गया।
चलिए अच्छी बात है, 0.125। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं मास ऑफ एल्यूमिनियम निकालना है। मोल्स पता चल गया, मास निकाल लेंगे, क्योंकि मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मोलर मास। तो हमारे पास अभी पता चल गया है, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गया है, मोलर मास हमें पता है। मास निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इन दोनों को डिवाइड करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम, जो हमने यहाँ लिख रखा है। तो यहाँ से हमारे पास मास आ जाएगा एल्यूमिनियम का 3.375 ग्राम। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, जो हमें रिएक्शन में चाहिए होगा। होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी मजेदार है। इसमें बोला गया कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर में आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का 1.33। देन इसके बाद पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा वाटर में। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही होता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो इसीलिए हमने लिख रखा है यहाँ पर n इज इक्वल टू सी बाई वी, हम इस फॉर्मूला के थ्रू जानते हैं। ओके, n इक्वल टू सी बाई वी, n इक्वल टू सी बाई वी। आगे देखते हैं, इसको रीअरेंज हम करेंगे, चूंकि हम वेलोसिटी के बारे में बात करना है। जब हम रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से क्या होगा हमारा, v इज इक्वल टू सी बाई एन। गिवन दैट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, n का वैल्यू गिवन, n का वैल्यू हमने यहाँ रख दिया। नाउ सब्स्टिट्यूट द स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट भी जब हम रख देंगे तो हमें यहाँ से v का वैल्यू आराम से मिल जाएगा। देखो v का वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे, इसको डिवाइड कर लो, आपको v का वैल्यू मिल जाने वाला है। ये हमारे पास सीधा 108 3 इंटू, देखो 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 है, 108 नहीं है वो, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 डिवाइड बाई 1.33। इसको आप कर लो, यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिल जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 नंबर जो क्वेश्चन हमारा, बोल रहे हैं कि एक कंडक्टर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड दोस पार्ट्स आर कनेक्टेड पैरेलली, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक हमारे पास कंडक्टर है 10 ओम जिसका रेजिस्टेंस है, ओके, लेंथ कितना वो नहीं पता, 10 ओम रेजिस्टेंस, उसको 2 इक्वल पार्ट में बांटने के बाद हमने उसको पैरेलली लगा दिया है, यानी कि इस तरीके का हमने अरेंजमेंट वहां पर कुछ कर रखा है। अब हमें बताना है कि फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पैरेलली हमें पता है फॉर्मूला निकालने का, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। इन दिस केस सिंस द ओरिजिनल रेजिस्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो दोनों के पास तो सेम ही होगा ना। अगर मान लो स्टार्टिंग में हमारे पास कोई अगर रेजिस्टेंस उसके पास मान लो हम आर होगा, बाद में R1 R2, लेकिन इक्वल पार्ट्स में अगर कटा है तो जो हमारा रेजिस्टेंस पहले बाद में दोनों में इक्वल डिवाइड हो गया होगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा है, देखो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, ठीक है। देन सो गिवन दैट क्या ओरिजिनल रेजिस्टेंस हमारे पास है 10 ओम, सो वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, इसी वैल्यू को यूज करके हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे अपना। तो हमने क्या किया, जब दोनों बराबर ही है तो हमने R1 R2 की जगह पे R ही पुट कर दिया। अब 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R1, इसको जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे में R आएगा, ऊपर में 2 आ जाएगा, तो वही है 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 बाई R2। ओके, नहीं 1 मिनट, 2 बाई R2 नहीं होगा, वो 2 यहाँ पे मिस्टेक से आ गया, उसको काट दीजिए, 2 बाई R होगा सिर्फ और सिर्फ। और R का वैल्यू सवाल में क्या दिया हुआ था, 10 ओम, तो बस हमने पुट किया तो 1 बाई 5 आया। अब जब इसको हम अपोजिट करेंगे तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा 5 ओम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन भी रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 वायर्स आर ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम लेंथ रेडियस, वन वायर इज स्टेबल देन द अदर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। ओके, 2 वायर है, दोनों सेम मटेरियल के आपका, एंड दोनों का लेंथ भी सेम है, रेडियस भी सेम बता रहा है और स्टेबल है। तो आपको रेशियो निकालना है इन दोनों रेजिस्टेंस का, दोनों पर रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा यूज होगा ये वाला फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ओके, ये हमारा यहाँ पर यूज होगा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। देखो बाकी हमने यहाँ सिंबल्स का मीनिंग नीचे आपके लिए कर दिया है। फॉर वायर्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल विद इन द सेम लेंथ, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर्स। अगर मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि ए, उसी पे डिपेंड करेगा, तो हम लोग वही यहाँ पे निकालने वाले हैं, ठीक है। सो डिनोट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट वायर, उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं R1 से, और सेकंड वाले को हम डिनोट कर देते हैं R2 से। ओके, यहाँ पे मैं सही कर दूंगा फाइनल पीडीएफ में, थोड़ा सा मुझे एरर अभी दिख रहा है। पहले को हमने मान लिया R1, दूसरे को हमने मान लिया R2। तो एरिया निकालने का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सर्कुलर होता है, सर्कल का एरिया निकलता है पाई आर स्क्वायर से, हमने निकाला। इसलिए अब देखो, अब हमने रेशियो यहाँ पे ले रखा है, काफी इजी का हो गया रेशियो। R1 बाई R2 करेंगे तो R1 बाई R2 में क्या होगा, रो एल तो दोनों में कट जाएगा आपका, बच गया हमारा यहाँ पर सिर्फ ऊपर में बचेगा पाई R1 स्क्वायर, नीचे आएगा पाई R2 स्क्वायर। देन हमारे पास यहाँ पाई भी कटने वाला है, पाई भी कट जाएगा, तो R2 का होल स्क्वायर बाई R1 का होल स्क्वायर ही यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे हमारे पास, सो द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस इज द स्क्वायर ऑफ द रेशियो,
हमने देखो R2 का होल स्क्वायर था, नीचे R1 का होल स्क्वायर था, इसको हमने क्या किया R2/R1 दोनों को होल स्क्वायर कर दिया, बस हो गया R2:R1, यहाँ पर हमारा रेशियो आ गया, सिंपल। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। देखो सवाल क्या बोल रहा है, खूबसूरत सवाल है। सो डैट एट एसटीपी डेंसिटी ऑफ, किसका डेंसिटी, यहाँ पे 1 मिनट नाराज हो गया, तो चलिए ये वापस आ गया है। 12 नंबर सवाल हमारा बोल रहा है कि भैया आपको शो करना है कि जो CO2 का डेंसिटी है और जो अमोनिया का डेंसिटी है, ये हमारा एसटीपी पर दोनों का डेंसिटी होगा बराबर। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं। देखने में जितना छोटा क्वेश्चन है बट सोल्यूशन इसका उतना ही बड़ा है। तो देखो डेंसिटी हमने मान रखा है, डेंसिटी रो ऑफ अ गैस कैन बी रिलेटेड टू इट्स मोलर मास, प्रेशर एंड टेम्परेचर थ्रू द आइडियल गैस। हम जानते हैं PV इज इक्वल टू NRT होता है। अब यहाँ से हम यहाँ पे डेंसिटी को यहाँ पर एनी हाउ रिलेट करेंगे, कैसे? देखो हमारा जो डेंसिटी होता है वो होता है भाई मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम हमारा डेंसिटी होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया हुआ यहाँ पर 1 मिनट, देखो मास बाय वॉल्यूम होता है, तो हमने यहाँ क्या, यहाँ से हम वॉल्यूम को निकालिए, वॉल्यूम निकाला है P/RT इज इक्वल टू P/RT। 1 मिनट, ओके। सो PV इज इक्वल टू NRT होता है, और हमें पता है कि डेंसिटी जो होता है वो मास बाय वॉल्यूम निकलता है। तो जब इन दोनों को हम लोग आपस में रीअरेंज करेंगे कुछ वैल्यूज को एक दूसरे में पुट करके, तो हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी आ जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बनने वाला P/RT, यानी कि प्रेशर बाई R/T। R हमारे पास कांस्टेंट ही है, T हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट ही एक तरीके से। बाकी सब यहाँ नीचे लिखा है। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें पता है एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर द कंडीशन आर डिफाइंड एज प्रेशर ऑफ 1 atm एंड टेम्परेचर इतना केल्विन। सो लेट्स कंपेयर द डेंसिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम निकाल लेते हैं आप दोनों को इसी केस में, क्योंकि मोलर मास हमें पता है 44 ग्राम होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, और अमोनिया का होता है 70 ग्राम पर मोल। ओके चलिए नीचे हमारे पास फॉर द कंपैरिजन वी विल यूज द रिलेशन बिटवीन रो इज इक्वल टू RTM, वेयर R इज द वो आपका गैस कांस्टेंट हो गया, T हमारा टेम्परेचर है, M हमारा मोलर मास है। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड का हमने देखा है, यहाँ पर दूसरा हम डेंसिटी निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उसी वैल्यूम पुट करके। ये देखो फिर से वही जो मैंने आपको बताया कि डॉट हमारा C.P में लिखा गया, तो वो ये 0.082 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, ठीक है, वो मैं सही कर दूंगा फाइनल में। तो यहाँ से हमने सब वैल्यू पुट किया। यहाँ जब हम वैल्यू पुट करते हैं और जब हम इसको कैलकुलेट आप जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि CO2 का जो डेंसिटी आ रहा है वो अमोनिया से ज्यादा आ रहा है। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में सिंपली बोला गया है कि थ्रू अ वायर 1 एम्पियर करंट, एक वायर है जिसमें से हम लोग 1 एम्पियर का करंट यहाँ पर भेज रहे हैं। ओके यहाँ पे करंट आ रहा है 1 एम्पियर का करंट हमने इसको भेजा है, और उसको हमने भेजा है 15 मिनट तक लगातार हमने भेज रखा है। टाइम मेंशन है, करंट मेंशन है, तो हमें बताना है। और इस दौरान क्या हुआ कि 525 जो है कैलोरी हीट जनरेट हुआ है। एक वायर है जिसमें से 1 एम्पियर करंट भेजा गया 15 मिनट तक, तो 525 कैलोरी हीट जनरेट हुआ। हमें बताना है भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ओके चलिए देखते हैं। सो हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ये रिलेशन होता है P इज इक्वल टू VI। और हमें भी पता है कि भैया पावर, टाइम और हीट के बीच में रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू PT। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होना। देखो हीट को हम लोग H से डिनोट करते हैं, और हीट का सिंबल Q भी है, Q से भी हीट को डिनोट किया जाता है, H से भी डिनोट किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे Q लिखा हुआ क्योंकि स्टैंडर्ड उसका जो होता है वो Q होता है, तो Q इज इक्वल टू PT। ओके तो उसने बताया हीट हमारे पास कितना है। देखो यहाँ पे क्या गिवन डेट करंट 1 एम्पियर फ्लोज 15 मिनट, 15 मिनट मतलब 900 सेकंड, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम सेकंड में लेते हैं। मिक्सचर आपसे बहुत से स्टूडेंट से गलती हुई थी कि आप लोग टाइम मिनट में ही ले लेते हो, आप उसको पहले सेकंड में चेंज नहीं करते, तो पहले सेकंड में चेंज कर लिया करो, 900 सेकंड आएगा। यहाँ सिंपल हो गया 525 कैलोरी इज इक्वल टू P इंटू 900 सेकेंड। नाउ वी कैन फाइंड, यहाँ से हमारे पास पावर क्या निकलेगा 525/900 यहाँ पर आने वाला है। देन हमें पता है पावर इज इक्वल टू VI, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कितना होगा PI। ओके आगे देखते हैं। I का वैल्यू 1 एम्पियर है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। हमने यहाँ पे 1 एम्पियर पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास V इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 525 कैलोरी डिवाइड बाई 900 सेकेंड, बस इतना ही आएगा। ऊपर मोगा कैलोरी, नीचे मोगा सेकंड, 1 से डिवाइड करने का मतलब वही सेम चीज आता है। तो एक चीज हमें यहाँ सिंपल याद रखने के भाई, जो हमारा 1 कैलोरी होता है वो 4.184 जूल के बराबर होता है। हम यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट करेंगे जूल पर सेकंड में, ताकि जूल पर सेकंड जब हमारा हो जाए तो हम उसको वोल्ट आराम से लिख सके। ठीक है देखते हैं, क्योंकि वोल्ट हमारा क्या होता है वर्क डन इन यूनिट टाइम, यहाँ पे वो भी देखते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ से रिलेट कर जूल पर सेकंड हमारा वोल्ट में भी आराम से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया 525 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.184 से, तो हमारा ये आएगा इतना 2194.5 आएगा जूल, और 900 सेकंड वैसे रहेगा। और जब इस पूरे नंबर को आप 900 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आएगा 2.44 समथिंग वोल्ट। तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस,
जो अक्रॉस द वायर हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला आज का। देखो ये क्वेश्चन शायद बॉयस लॉ से रिलेट करता है। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 25 डिग्री हमारे पास टेम्परेचर दिया गया है और 445 mm ऑफ Hg प्रेशर है, ठीक है, और सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस। देखो सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस बोलने का मतलब ही हो गया मास कांस्टेंट है, जो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था। मास कांस्टेंट है हमारे पास, हैज अ वॉल्यूम कितना है 250 सीसी। एट द सेम टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम हैज बीन रिड्यूस्ड टू इतना, टेम्परेचर भी उसने कांस्टेंट कर दिया। ओके बोला सेम टेम्परेचर पर उसका वॉल्यूम, टेम्परेचर कांस्टेंट मास कांस्टेंट, कहाँ जाएंगे हम लोग, बॉयस लॉ पे ही जाएंगे, इसी इंडिकेशन हम समझते हैं। चलो डिफरेंट सारा तो इन्फॉर्मेशन दे रखा है हमें यहाँ पे, एक्चुअल में जो कितना प्रेशर हमने यहाँ पे ऐड किया वो पता करना है। ओके देखो सवाल देखोगे हमें यहाँ क्या पता करना है कि कितना प्रेशर, स्टार्टिंग में हमारे पास प्रेशर है 445 mm ऑफ Hg, तो इसमें हम और कितना प्रेशर बढ़ाएंगे तो जा करके जो हमारा वॉल्यूम है वो 250 से 200 सीसी हो जाएगा घट करके, ये पता करना है। तो बॉयस लॉ का हमारे पास एक्सप्रेशन काफी सिंपल है, P1 P2 इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर है, V1 V2 इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम से। गिवन दैट हमारे पास है कि इनिशियल कंडीशन है 25 डिग्री यानी कि 298 केल्विन, 445 mm Hg ऑफ प्रेशर विद इनिशियल वॉल्यूम 250 सीसी एंड इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास रिड्यूस इतना हो गया। सो हम लोग बॉयस लॉ यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द एडिशनल प्रेशर। एडिशनल प्रेशर को हमने डेल्टा पी से यहाँ पे डिनोट कर रखा है, ठीक है, इस सिंबल का नाम होता है डेल्टा, जो ट्रायंगल बनाते हैं। तो ओके सो हमारे पास क्या होगा, इनिशियल प्रेशर कितना हो गया 445 mm Hg, इनिशियल वॉल्यूम 250, फाइनल प्रेशर हमारा कितना होगा, देखो 450 डेल्टा पी हमने माना एडिशनल, तो जितना हमारा आएगा यही तो पता करना है ना कि इसमें हमने कितना बढ़ाया है। हमने माना कि डेल्टा पी हमने बढ़ा रखा है, तो हमने इसीलिए P2 के जगह पर इसी को लिखा है, P2 बराबर यही आएगा, P2 की जगह पर लिखा है 445 प्लस 4P। ओके एंड देन फाइनल वॉल्यूम भी हमें पता है। अब यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे डेल्टा पी निकालने के लिए, बस सॉल्व कर लेना आपको। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ से आंसर आने वाला है आपका 111.25 mm Hg। ओके तो इसी में आएगा हमारा आंसर, बस इसको आपको करके चले जाना है। होप सो ये सारा जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बताया ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में जो भी चीज़ आपको बताई गई आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर कहीं पर है तो कमेंट करके जरूर बताइए, आपको उसका रिप्लाई वहाँ पर ही मिल जाएगा। देन बाकी जो क्वेश्चंस इसमें और मैंने PDF में ऐड कर रखे आप उनको खुद से सॉल्व कीजिए। एक दिन का समय दीजिए, एटलीस्ट आप एक दिन में 7-8 घंटा इसके पीछे दीजिए, तभी जाकर के आप इससे माहिर हो पाओगे। अदरवाइज सिर्फ मेरा सोल्यूशन देख करके अगर आप सिर्फ बनाते हो नहीं हो पाएगा, आपको खुद भी प्रैक्टिस करना होगा। इसके लिए मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के छोड़े। इन केस आप बना रहे हो उसके बाद भी अगर आपसे नहीं बना, देन आप एक दिन के बाद आइए, कमेंट कीजिए भैया नहीं बन पा रहा है। मैं सारा सॉल्यूशन जो है वो मैं अपडेट कर दूंगा नोट्स में आपका इसी PDF में, फिर उसको दोबारा से अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पे, आपको वो मिल जाएगा। अगर आप बताओगे तो मैं दोबारा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता सकता हूँ, बट पहले आप एक बार अपने तरफ से ट्राई करो, एक बार आप प्रैक्टिस करो तभी कुछ होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलता हूँ फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।